कि ये टाइम वैल्यू मनी का व्हाई डू वी नीड दिस टाइम वैल्यू मनी कॉन्सेप्ट, इसका फायदा क्या होता है? और इसका जी जो इसकी सर अगर डेफिनेशंस को देख के हमने जो अखज़ किया वो ये लिखा है कि सर इसके अंदर आपके डिस्काउंटिंग फ्री कैश फ्लोज होते हैं वैक पे, और ये की जाती है किसी भी फर्म की वैल्यू को एनालाइज करने के लिए। और इसके सर जो टाइमलाइंस पे दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक कंपाउंडिंग मेथड होता है और एक डिस्काउंटिंग मेथड होता है। तो कंपाउंडिंग के अंदर हम फ्यूचर वैल्यू को डिटरमिन करते हैं और टाइमलाइन के अंदर टुवर्ड्स राइट मूव करते हैं। डिस्काउंटिंग में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमिन करते हैं और टाइमलाइन पे टुवर्ड्स लेफ्ट मूव। ठीक है, गुड, सही है। थैंक और कोई ऐड करेंगे इसमें? सर ये जो एन्युटी जी सर ये कौन जो है? एन्युटीज होती हैं हाँ इसके अंदर रेगुलर कैश फ्लोज को हम देखते हैं। सर आवाज आ रही है? आ रही है, बताएं। जी सर ये फ्यूचर वैल्यू के अंदर सर ये जिस तरह से इन्होंने बताया, डिस्काउंटिंग जो है इसमें हम बैकवर्ड देखा जाता है और कंपाउंडिंग में हम ना फॉरवर्ड देखते हैं टाइमलाइन के अंदर, और एन्युटीज के अंदर हम कैश फ्लोज को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो एनविटीज और कैश फ्लो में क्या फर्क है जी उस्मान? सर एन्युटीज जो है हमारी सर आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है। ओके सर, एन्युटीज के अंदर सर सीरीज ऑफ पेमेंट को हम एन्युटीज कहते हैं सर। ओके और सर इसमें एक दो चीजें और आपका ये जो टॉपिक आप देखा था इसके अंदर, सर इसके अंदर जो हमने चीजें डिस्कस की थी इसके अंदर डिस्काउंटिंग थी और कंपाउंडिंग थी। कंपाउंडिंग के अंदर हम मूव फॉरवर्ड की तरफ हम करते हैं, जो वैल्यूज हम देख रहे होते हैं अपनी, और जो डिस्काउंटिंग होती है इसके अंदर बैकवर्ड वैल्यूज को हम चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बताएं कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि हम जो है कैश फ्लो को जब मूव करते हैं तो हमें कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है, इसकी वजह क्या है? सर बाज़ औक़ात हमें बैकवर्ड देखना पड़ रहा होता है कि अगर हमें अपनी एक वैल्यू निकालनी होती है कि एक साल के अंदर कितना इंटरेस्ट हमारा हुआ है, तो उसको हम डिस्काउंटिंग में देखते हैं। और अगर हमें फ्यूचर के हवाले से मालूमात लेनी होती है कि 3 साल बाद हमारा जो है इंटरेस्ट रेट क्या होगा, तो उसको हम कंपाउंडिंग में कैलकुलेट करते हैं। नहीं सही। अच्छा जी उस्मान, आप कुछ ऐड करते हैं? सर इसी तरह इसके अंदर अगर हमें अपना कोई रेट, जो भी हमें इंटरेस्ट रेट अगर हमें फाइंड आउट करना हो उसके अंदर, तो वो हम कंपाउंडिंग की तरफ देखते हैं। और सर इसके अंदर एक चीज और डिस्कस की हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी जो डिस्कस हुई थी इसके अंदर, सर उसके अंदर पेमेंट रिसीव एट द एंड ऑफ ईयर जो हम कर रहे अरे होते हैं। चलें, वो बाद में बात करेंगे हम, मैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा। जी जुनैद, आप कुछ कह रहे थे? सर कंपाउंडिंग के अंदर बेसिकली एक्चुअली आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो फंड्स जो हैं अगर उसी बैंक में होल्ड रहते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट आता है एनुअली वो एक्यूमुलेट होता है। तो बेसिकली कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता जाता है, तो जो उसकी इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होता रहता है उसके अंदर, और जो कैलकुलेशन है उसके टोटल अमाउंट पर चलती रहती है। तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू की हमें ज़रूरत यही पड़ती है कि जब हम किसी पैसे को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हम पता कर सकें कि अगर हम 5 साल के लिए किसी स्पेसिफाइक परसेंटेज पे हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपाउंडिंग के ऊपर, तो हमें पता हो पहले से ही कि 5 साल बाद हमें कितने पैसे मिलेंगे, ताकि हम डिफरेंट ऑप्शंस को एनालाइज कर सकें कि कहाँ से हमें कितनी फ्यूचर वैल्यू हमें मिलेगी। या कोई बैंक हमें ऑफर कर रहा है कि आप इतने इन्वेस्ट करें तो 5 साल बाद आपको इतनी फ्यूचर वैल्यू मिलेगी, तो हम डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर ये देख सकते हैं कि करंट हमें जो है हमारी कितनी कॉस्ट किस ऑप्शन में लग रही है। और सर यानी टाइम इसका में बेसिक जो मकसद ये है इसका, कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग या टीवीएम टोटल एज अ कॉन्सेप्ट, वो ये कि जो कैश फ्लोज जो होती हैं वो अगर 100 रुपये आपको आज मिल रहे हैं और 100 रुपये आपको 1 साल बाद मिल रहे हैं, तो वो उन दोनों की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है।
सही है ना। बिल्कुल। आप 100 रुपये, अगर आपसे सवाल किया जाए कि आपको ऑप्शन है कि आप आज 100 रुपये लें या 100 रुपये एक साथ, तो सब लोग मेरे ख्याल से आज 100 रुपये को प्रेफर होंगे। सबके जहन में ये होगा कि वो जो एक साल बाद के जो कम फायदा होगा और आज के ज़्यादा फायदा होगा। तो वैल्यू ऑफ 100 रुपीज एट टाइम 0 इज डिफरेंट एंड द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज एट टाइम 1 इज डिफरेंट एंड वैल्यू ऑफ 100 रुपीज एट टाइम 2 इज डिफरेंट। तो मुख्तलिफ टाइम पीरियड पे ये वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्ट इन है इंसान के दिमाग के अंदर, और इसकी वजह क्या है, वो ये कहेगा कि मुझे अगर आज 100 रुपये मिलेंगे तो मैं बैंक में कहीं डिपॉजिट कर दूंगा, तो मुझे एक साल के बाद जो है बेबी 10% अगर रिटर्न है तो मुझे 110 रुपये मिल जाएंगे। तो मुझे जो है एक साल के बाद जो है 110 रुपये मिल रहे होंगे, विच इज़ मोर देन 100 रुपीज़ जो कि मुझे अगले साल मिलने थे। इस वजह से आज के 100 रुपये प्रेफरेबल है। तो ये एक दिमाग में इंसान के आता है। तो इसी का नाम टाइम वैल्यू मनी है कि अगर हम ये बता दें कि वो कौन सी वैल्यू है जिसमें इंसान आज और कल के अंदर इंडिफरेंस हो जाए। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज आपको 100 रुपये मिलेंगे और कल आपको एक एक्स अमाउंट मिलेगी, आप में कौन से सेलेक्ट करें, तो जिस अमाउंट पे आप इंडिफरेंस हो जाएं, दैट मीन्स कि इंडिफरेंस का मतलब है आप कोई फैसला ना कर सकें, दोनों आपके लिए बराबर हों, वो उस अमाउंट को कैलकुलेट करने का नाम टाइम वैल्यू मनी। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट 10 रुपये है, अगर आप 100 रुपये बैंक में रखवाएंगे तो आपको 10 रुपये मिलेंगे, तो आपकी टोटल बेनिफिट 110 रुपये हो जाता है टोटल। और अगर मैं आपसे कहूँ कि अगले साल भी आपको 110 रुपये मिलेंगे, आज 100 रुपये मिलेंगे, आप किस में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप इसमें इंडिफरेंस हो जाएंगे, यानी आप फैसला नहीं कर सकेंगे क्योंकि दोनों सूरतों में आपको बराबर का बेनिफिट मिल रहा है। सो दैट मीन्स कि आपको जो मनी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट उतनी की जाए जिसमें आप यू बिकेम इंडिफरेंट बिटवीन सिलेक्शन। तो आप मखमत से का शिकार हो जाएंगे, आप फैसला नहीं कर सकेंगे। तो ये जो इंडिफरेंस जिस पॉइंट पे आता है उसको हम टाइम वैल्यू मनी कहते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट ये है। क्लियर हुई बात? जी सर, बिल्कुल। तो चले जी हसीब साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग? सर एक चीज़ आपसे क्लैरिफिकेशन लेनी थी। आप एज एन अकाउंटेंट अगर हम इसको देखेंगे तो इसके अंदर जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो जो फ्यूचर वैल्यू होगी और इसके अंदर जो भी इंटरेस्ट रेट्स होगा हम उसको कंसीडर करेंगे। और डेफिनेटली अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट रेट पे वो आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। मुझे सर ये एक कंफ्यूजन है, अगर रियल टर्म्स में अगर इसको हम देखें एज एन इकोनॉमिस्ट, तो सर इन्फ्लेशन हम इसके अंदर बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट इसके अंदर नहीं कंसीडर करते हैं, है ना सर? ऐसे ही है? नहीं, अब इसमें इसका ये है कि क्योंकि मैं 10% जो हमने इंटरेस्ट रेट को कंसीडर किया है ना, सो जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके अंदर इन्फ्लेशन बिल्ट इन होती है। जो आपके नॉमिनल रेट होता है ना उसमें रियल प्लस इन्फ्लेशन होती है। तो अगर आप किसी भी जगह आप इन्वेस्ट करेंगे, जो आपको रेट मिलेगा वो उस रेट से ज़्यादा होगा जो आपकी इन्फ्लेशन का रेट है। सही है ना? आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो मुल्क में अगर रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है तो आप अपना पैसा किसी भी जगह जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वो जो रिटर्न मिलेगा नॉमिनल फॉर्म में, जैसे मैंने अभी कहा 10%, तो वो उस इन्फ्लेशन के रिटर्न से ज़्यादा होगा जो मुल्क में चल रहा होगा। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट इसके अंदर शामिल हो जाता है। सही है ना? थैंक यू। क्योंकि लॉजिकल बात यही है ना कि 100 रुपये की वैल्यू जो एक साल बाद जो 100 रुपये होंगे उसकी वैल्यू आज नहीं होगी। तो इस वजह से आपको वो कौन सा, फिर सवाल ये है कि वो कौन सा अमाउंट है जिसमें वो इंडिफरेंस हो जाए। तो उस इंडिफरेंस होने में एक वजह तो ये भी होगी कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट एडजस्ट हो जाए, और दूसरी वजह ये भी होगी कि जो उसको रियल फॉर्म में जो रिटर्न मिल रहा है वो भी एडजस्ट हो जाए, तभी वो इंडिफरेंस हो सकता है। अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होगी तो वो इंडिफरेंट नहीं होगा। ठीक है ना? तो वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस है उसके अंदर ना सिर्फ इन्फ्लेशन आती है बल्कि वो रियल इंटरेस्ट रेट भी आता है या रियल रिटर्न भी आता है जो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि अगर वो अपने तौर पे इन्वेस्ट करे। तो वो जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स होते हैं इनमें दोनों इफेक्ट शामिल हो जाते हैं। सही है? थैंक यू सर। और कोई सवाल? चले, तो गुड। तो कॉन्सेप्ट, असल चीज कॉन्सेप्ट समझना है। बाकी चीजें तो हमने डिस्कस भी की हुई है, उसमें प्रेजेंटेशन में आपने सुन ली होंगी, देख ली होंगी। तो कॉन्सेप्ट असल जो मकसद है ये है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम वैल्यू मनी का हम क्यों यूज करते हैं, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। 12 चलें तो आगे चलते हैं। प्रोसीजर क्या है टाइम वैल्यू मनी का? टाइम लाइन होती है, सही है।
टाइमलाइन को कोई एक्सप्लेन करेगा? सर मैं बताऊं? उमर जी बताइए। जी सर, ये टाइमलाइन जो है हमें शो करती है कि इसमें हमें जो है ना ईयरली जो प्रॉफिट मिल रहा होता है, हर जैसे हमने मिसाल के तौर पे एक इन्वेस्टमेंट की है 3 साल के लिए, तो जिस तरह से इसमें हमने आपके इसमें देखा था असाइनमेंट में, इसमें ऑर्डिनरी और ड्यू एन्युटी होती है इसके अंदर ना, ये कंपाउंडिंग कहलाता है बेसिकली। तो फ्लो जो होता है फॉरवर्डली हम देख रहे होते हैं, 0 से 1 और 2 3 ईयर्स जो होता है। चले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखें, टाइमलाइन जो है ये टाइमलाइन के अंदर जो है आपको ये मदद देती है कि अगर आपको आगे की वैल्यू निकालनी हो तो ये टाइमलाइन के थ्रू आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि अगर CF0 आज आपको 100 रुपये मिल रहे हैं तो आप उस टाइमलाइन में जो है ना 0 के नीचे आप 100 लिखेंगे, और अगर 1 साल बाद आपको 100 रुपये मिल रहे हैं तो वो 1 के नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। इसी तरह जो भी आपकी कैश फ्लोज आ रही होती हैं वो आप टाइमलाइन में फिट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। फिर उस टाइमलाइन में कैश फ्लो को जब मूव कर रहे होते हैं तो वो कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग के थ्रू कर रहे होते हैं। तो अगर आपको तरीका टाइमलाइन जो है सबसे बेहतर तरीका है विजुलाइज करने का आपको के बैक एंड पे क्या हो रहा है बेसिकली, ठीक है ना, तो हम उसको टाइमलाइन को फॉलो करते हैं। सही है। तो जैसे अब ये है, अब इसके अंदर जो है इन्होंने ये कहा कि 100 रुपये आपको 2 साल बाद मिल रहे हैं। सही है। आप देखें, इस टाइमलाइन में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक जो है वो ये कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं, और दूसरा ये कि आपको मिलेंगे कब। सही है। तो एक तो प्रेजेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है और एक वो होराइजन का पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, आप सबसे पूछता हूँ कि आपको ने जो है ना बैंक में पैसे जमा कराने शुरू किए, 10 साल बाद बैंक ने आपको लेट सपोज 10,000 रुपये हर साल देना शुरू किए 3 साल तक, ठीक है। अब इसकी टाइमलाइन बनाए तो कैसे बनेगी टाइमलाइन, कितने साल की टाइमलाइन सर होगी? 13 ईयर्स की बनेगी, जिसमें 10वें साल से हमें 10,000 रुपीज अगर बैंक का पर्सपेक्टिव से टाइमलाइन बनाए तो कैसे बनेगी? तो 3 साल की बनेगी सर, ठीक है, जिसमें हाँ ठीक है। बिल्कुल तो 3 साल की टाइमलाइन बनेगी अगर बैंक को कहे, क्योंकि बैंक ने जो है आपको 10 साल के बाद पैसे देना शुरू किए और अगले 3 साल तक दिए, तो 10 से 13 साल की दरमियान आपकी टाइमलाइन होगी। तो टाइमलाइन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी कैश फ्लो आना कब शुरू हुई है, सही है, और आप किस पॉइंट पर खड़े हुए हैं, सही है ना। तो अब जैसे ये सवाल है कि 2 साल बाद जो है वो 100 रुपये हैं, तो दैट मीन्स कि आप टाइम 0 पर हैं और टाइम 2 पे आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, सही है। तो अब इसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो इसको डिस्काउंट करेंगे, यानी कि उसको पीछे ले जाएंगे, और उसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। और इसी तरह ये एनविटी है। अगर हम ये कहें कि हर साल आपको 100 रुपये मिलेंगे 3 साल तक, तो उसको एनविटी कहा जाएगा। एनविटी का मतलब क्या होता है? इक्वल एनुअल पेमेंट, ठीक है ना। तो वो एक कांस्टेंट एनुअल पेमेंट होती है जो हर साल मिल रही होती है। तो अगर इसको टाइमलाइन एनविटी का बनाएंगे तो वो इस तरह बनेगी। सही है, क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसी तरह से जो है ये अनइवन कैश फ्लोज हैं, इसके अंदर जो है ये एनविटी नहीं कहलाएगी क्योंकि कैश फ्लो बराबर नहीं है, सही है। तो इस वजह से इसको, लेकिन टाइमलाइन इस तरह बनेगी, टाइम 1 पे ये मिल रहा है, टाइम 2 पे ये मिल रहा है, टाइम 3 पे ये मिल रहा है। सो चलें, ये सवाल कोई इसका क्या जवाब है? व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 100 आफ्टर 3 इयर्स? अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको इसमें देख लिया होगा कि कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई। आई इज द इंटरेस्ट रेट, यानी जो रेट आपको नॉमिनल फॉर्म में मिल रहा है, और कंपाउंड कर देते हैं एन से। एन इज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड, सही है। तो अगर वो एनुअल है तो वो नंबर ऑफ पीरियड्स एन हो जाएंगे, तो इसमें 3 अगर ईयर हो जाएंगे। इस केस के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, इस केस के अंदर एन क्या होगा, आई क्या होगा, और नंबर ऑफ ईयर अस्सलाम सर, मैं बताऊं? इफ्रा जी बताएं। जी सर,
इसमें सर इस केस में नंबर ऑफ ईयर जो होंगे वो 3 इयर्स होंगे और इंटरेस्ट रेट तो 10% है, ठीक है। बाकी इसमें फ्यूचर वैल्यू हो, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो $100 है। तो फिर इसका जब फॉर्मूला लगेगा तो इसका आंसर 133.10 आएगा फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, तो ये 133.3 की जो आया है, इसकी आप डिकम्पोजिशन कर सकती हैं कि ये कैसे आया, उसमें क्या क्या चीजें हैं। 133 में क्या क्या है? प्रिंसिपल भी शामिल है, इंटरेस्ट भी शामिल है? जी, इंटरेस्ट भी शामिल है इसमें, नंबर ऑफ ईयर्स भी शामिल है। कितना इंटरेस्ट शामिल है इसमें? इंटरेस्ट इसमें 10% है। अमाउंट में बताएं, अमाउंट कितनी है? अमाउंट है 0.10। नहीं, 0.10 क्या चीज है ये तो इंटरेस्ट रेट है। मुझे इंटरेस्ट की अमाउंट पूछ रहा हूँ। 33.1 है। इफ्रा बता रही है प्लीज। इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट सर जो मैंने कैलकुलेशन की है ना उसके मुताबिक 0.10 फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन 1.331 हो रही है। आपने वो पढ़ा, वो सुना है, रिकॉर्डिंग सुनी है आपने? रिकॉर्डिंग तो मैंने सुनी नहीं थी, मगर जो मैंने सॉल्व किया है मैं समझ के वो किया है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो लोग जिन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी है सिर्फ वही पार्टिसिपेट करें, वरना जो है जी कोई और बताएं प्लीज। सर 33.1 जो है इसमें इंटरेस्ट होगा। हमने इन्वेस्ट 100 किए थे जो कि ईयरली 10% के से जो है ग्रो कर रहे हैं। तो 3 साल बाद उसकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी सर वो 133.1 होगी। तो इंटरेस्ट बेसिकली जो उस पर एक्यूमुलेट हुआ है वो 33.1 33.1 इंटरेस्ट होगा और 100 जो है वो प्रिंसिपल होगा। तो 133.1 जो आपका वैल्यू आंसर आ रहा है, ये देखें नीचे लिखा हुआ भी, अगर आप इसको पढ़े ना, ये देखें नीचे लिखा हुआ है ना। यस सर। ठीक है, तो अच्छा, इसके अंदर जो है इंटरेस्ट दो तरह का होता है, सिंपल और कंपाउंड। इसके दरमियान कोई फर्क बताएगा, ये क्या होता है, सिंपल और कंपाउंड में क्या फर्क है? सर सिंपल जुनैद सर मैं आप बताऊं? हाँ सर इसमें सर सिंपल ये फर्क होता है। एक मिनट, जुनैद बता दें पहले, फिर इसका आगे बात। जी सर इस पे ये फर्क होता है, कुछ बैंक्स नॉर्मली ऑफर करते हैं कि हम जो है एनुअली आपको इंटरेस्ट पे कर देंगे। तो पे करने में क्या होता है कि जो आपका प्रिंसिपल रहता है वो हर साल सेम रहता है, उसके अंदर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट नहीं होता। तो हर साल 100 रुपये पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या है कि वो हर साल सेम रहता है। हर साल मुझे 10 रुपये के 100 रुपये के ऊपर 10% मिलेगा, मतलब 10 रुपये हर साल मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन कंपाउंडिंग में ये होता है कि कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल के साथ हर साल एक्यूमुलेट होता रहता है। तो नेक्स्ट ईयर जब उस पर परसेंटेज चार्ज होती है तो वो प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट का अमाउंट उस वक्त तक हो चुका होता है उस पर परसेंट चार्ज होती है। फॉर एग्जांपल पहले साल 10% के हिसाब से ये जो है बन जाएगा 110, मतलब 10 रुपये इंटरेस्ट बनेगा, 100 रुपये प्रिंसिपल, तो एक्यूमुलेट होकर हो जाएंगे 110। नेक्स्ट ईयर जब 10% चार्ज होगा तो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट बनेगा 11 नॉट 10, मतलब वो उससे बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल सर फर्क होगा। आप ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट जो होगा उसमें से 10 रुपए तो सिंपल इंटरेस्ट होगा, लेकिन वो 1 रुपया वो उस 10 रुपए का होगा जो पिछले टाइम वन में आपने इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट किया है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। सही है जी। आप कुछ ऐड करेंगी? जी आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। कौन अनम है ये? जी आपकी बिल्कुल आवाज क्लियर नहीं है ना, कोई माइक वाइक का मसला है आपको। और वो इसमें ऐड करेगा ये जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो है उसको ठीक है ना। इस केस के अंदर इस केस को कोई एक्सप्लेन करे कि ये 3.1 रुपीज इंटरेस्ट और इंटरेस्ट बन रहा है, ये किस तरह बन रहा है, इसको कोई एक्सप्लेन करेगा? सर ये सिंपली जी सर मैं बताऊं? जी सर ये सिंपल सी बात है सर। ये जिस तरह से जुनैद भाई ने बताया कि जो हमारा ये जो इसमें कैश फ्लो दिखाया गया है ये ईयरली जो है ना इसमें एडअप हो रहा है, यानी 100 के ऊपर 10% आ रहा है। तो ये मतलब ये 110 रुपये हो जाएगा ये जो इसमें शो हो रही है फिगर। तो फिर नेक्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर जो बनेगा उसके ऊपर 110 रुपये के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस हिसाब से जो है सर ये बन रहा है सारा। ये बताएं जो 3.1 जो कंपाउंड इंटरेस्ट है
ये किस तरह बन रहा है, ये सवाल मेरा ये। जी जी अनम, आप। सर वो इस तरह से हो रहा है कि अगर फर्स्ट ईयर में अगर 10% आया उस पर 1 जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है, हाँ फिर हाँ, सेकंड ईयर में जो 1 आया है फिर वो ऐड हो जाएगा और फिर थर्ड ईयर वाला 1% जो है वो भी ऐड हो जाएगा, इस तरह ये ठीक है, 33 गुड। 33 सही है। तो नहीं, पहले साल जो आपको 10 रुपीज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है, वो जब री इन्वेस्ट होगा सेकेंड ईयर, तो उसमें जो है आपको मजीद 10% जो कि 1 रुपया होता है वो मिलेगा। और और वो ऐड हो जाएगा। वो अच्छा उसके अगले साल भी इन्वेस्ट हुआ तो उसमें भी 1 रुपया मिलेगा। तो वो पहले साल के इंटरेस्ट पे आपको 2 रुपए मिल रहे हैं, तो और हर जो मूविंग दूसरे साल पे जो इंटरेस्ट मिला है उसको जब एक साल आगे इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर 1 रुपया मिलेगा, तो उस पर 3 रुपए मिल रहे हैं। तो जी इस तरह सर। जी सर 3.1 इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो है आपका बन रहा है। ठीक है, तो जी 3.1 सर इसको कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि इंटरेस्ट के ऊपर यू आर अर्निंग इंटरेस्ट, और 30 इज सिंपल इंटरेस्ट विच इज इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, और 100 इज प्रिंसिपल इटसेल्फ। सही है। जी सर। इस तरह जो है आप एक सिंपल कंपाउंडिंग की इक्वेशन को ब्रेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना क्या क्या चीजें शामिल हैं। सही है। कोई बिल्कुल सवाल सर। इसके अंदर? ये फॉर्मूले हैं, ये आप जहन में रखें बहुत अच्छी तरह, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूले हैं, कहलाते हैं FPVA प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। ठीक है ना, और परपेचुइटी। ये फॉर्मूले आपको राल में जो है ना जहन में रखने पड़ेंगे, क्योंकि सारा जो कैलकुलेशन है वो उसी की बेस पे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल नोट कर बुक के एंड में आपको वैसे याद हो जाएंगे। चलें, तो ये एग्जांपल बताइए कि पहले साल 110 था, फिर दूसरे साल 121 हो गया, फिर तीसरे साल 133 हो गया। सही है। ये FC के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोग या एग्ज़ाम जो होगा फिजिकल एग्ज़ाम ही होगा, तो उसमें जो है FC तो अलाउ नहीं है। आप कैलकुलेटर अलाउ कर सकते होता है, लेकिन आप अपने तौर पे, एग्ज़ाम मकसद नहीं है हमारा। हमारा मकसद तो है इसको कॉन्सेप्ट को बता सीखना। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाएं तो मोबाइल पे आपके पास FC मौजूद होते हैं, तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। ये ज़रा समझ लें, FC के अंदर जो है बेसिकली 4-5 तरह के बटन होते हैं। सही है। N इज़ पीरियड, I upon Y is interest, PV is present value, PMT is the annuity, और FV is future value। तो इनमें से कोई भी 5 में से कोई भी 4 चीज़ें अगर आप इनपुट करें तो वो 5 में निकल के आ जाएगी। सही। तो ये कैलकुलेटर से आसान हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन्स पे आपके ऐप आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इस केस के अंदर क्योंकि PMT कुछ नहीं था, तो आपको एन्युटी नहीं थी, तो उसमें हमने 0 कर दिया। बाकी जो है ना, और बस इसमें एक चीज़ देखनी पड़ती है कि आप जो है ना किसी भी एक साइड को, इनफ्लोज को या आउटफ्लोज को नेगेटिव पॉजिटिव रखना पड़ेगा आपको, साइन को। अगर आपके इनफ्लोज हैं तो उसको पॉजिटिव रखें, अगर आउटफ्लो है तो उसको नेगेटिव रखें, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो जज नहीं कर सकता कि आपके वो इनफ्लोज हैं या आउटफ्लोज हैं। ये हम समझ सकते हैं। इसलिए इन्होंने जैसे यहाँ पे इनफ्लोज को -100 किया है, बिकॉज ये आपके पास से निकल रहे हैं, और 133 आपके पास वापस आ रहा है। अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए 3 साल तक, यू विल बी गेटिंग 133। तो दैट मीन्स के 133 100 रुपीज़ टाइम 1 पे आपसे आउट हुए, और 133 फिर इन हो गए। इसको ज़रा बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको भी पॉजिटिव कर लेंगे, इसको भी पॉजिटिव कर लेंगे, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर समझेगा कि ये टाइम 1 पे भी आए और टाइम 2 पर भी आए। सही, क्लियर है बात? जी सर, ये ऐप का नेम बता सकेंगे? ये तो बहुत सारी ऐप्स हैं फाइनेंशियल कैलकुलेटर के नाम से। आप एंड्रॉइड उसमें गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च करें, आपको वो कई ऐप्स मिल जाएंगी। आप देख लें, बहुत सारी ऐप्स हैं। तो उनमें से आप कोई भी इंस्टॉल कर लें जो आपको समझ में अच्छी अच्छी ऐप लगे। सही है। ओके ओके सर। तो अच्छा, चलें। तो ये सवाल ये है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, इसका कौन जवाब देगा? कि 3 साल के बाद आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? जी, इकरा, चलें इकरा बता दें। सर जिसका आंसर आया था वो 75.13 प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, जब हमने फॉर्मूला लगाया ना, PV = FV1 + I अपॉन F। जी 75.13, ठीक है ना? जी। तो ठीक है, चलें।
चले तो ये आपने सही लगाया। तो ये बड़ा आसान तरीका है, इसमें इसको आप ज़्यादा सवाल करेंगे ताकि अब ये आप इसको में देख लें, एफसी के थ्रू इन्होंने सॉल्व किया है तो एफपी 100 रख लिया, तो पीवी इन्होंने निकाला तो 75.13 आ रहा है। अच्छा, सवाल फिर ये है कि इफ द सेल्स इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 20% पर ईयर, हाउ लॉन्ग बिफोर सेल्स डबल्स। ये इन्होंने एफसी के थ्रू किया है, मैनुअली कोई सॉल्व कर सकता है इसको? जी, एनीबडी हु कैन सॉल्व? एफसी आपके पास अलाउ नहीं होगा, तो अगर कोई मैनुअल सॉल्व पे। जी जुनैद और हसीब, कौन इकरा, आपने भी सॉल्व किया है? इकरा जी, आप बता दें। चलिए इकरा। सर ये वाला क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ था, ये समझ नहीं आया था सी पार्ट ना, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी सर। मैं बताऊं? इकरा, अरशद ने हाथ खड़ा किया हुआ है जी, उनसे पूछ रहा था। इकरा नहीं है? अच्छा जी, आप बता दीजिए जुनैद। सर इसके अंदर बेसिकली हमें एन आइडेंटिफाई करना है, तो हम हाँ सिंपल इसमें कंपाउंडिंग, बिल्कुल, और इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की जो इक्वेशन है वो उसके थ्रू हम ये निकालेंगे फिगर। इसमें हम एज्यूम कर लेंगे कि हम प्रेजेंट वैल्यू हमारी 1 है और हमें डबल चूँकि फ्यूचर वैल्यू चाहिए, तो एज्यूम कर लेंगे फ्यूचर वैल्यू 2 है। और बाकी फार्मूले में फिगर्स हम पुट करके सिंपल एन इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें सर हमें लॉग के थ्रू इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें पावर को निकालना है। तो आपने इसका वो आंसर सर सॉल्व किया हुआ है? 3.8 आ रहा था सर। सॉल्व किया हुआ है 3.8 आपने? आ रहा है सर। हाँ, जी सर, 3.8 आ रहा है। आप इसको दिखा सकते हैं बाकी लोगों को? सर मैं ये दिखा नहीं सकूंगा क्योंकि सर मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर मैंने भी सॉल्व किया था, हाँ, बट मैं भी शो नहीं कर सकती, बट मेरा भी 3.8 ही आ रहा है आंसर। अच्छा, तो यानी आपने ये किया है कि आपने प्रेजेंट वैल्यू जो है डबल करना था, तो डबल के लिए आपने प्रेजेंट वैल्यू को 2 ले लिया, वो 1 ले लिया, और फ्यूचर बिल्कुल वैल्यू को 2 1 ले ले लिया। लिया, ठीक है, एग्जैक्टली और जी 20% जो है वो रेट है, बिल्कुल लिखा है सर। 20%, 0.2। तो आइए आपने 20 ले लिया या 0.2 ले लिया, क्योंकि डेसिमल में हमेशा जब भी आप इसको सॉल्व करें तो डेसिमल के फॉर्म में करें, बेसिक 20 नहीं होगा, 0.2 होगा। और आपने जो बिल्कुल है सर। उसमें एन जो है, यानी कि जो आपके कम वो जो है, जो पावर है एन की, वो पावर आपने एक्स ले लिया। उसको अब लॉग एक्स को रिमेन पावर को, सेम जी हाँ, वो तो सर उसको हमें जी अगर आपने आइडेंटिफाई लॉग करना। लिया, लॉग से जो है पावर आपकी कोफिशिएंट में बदल गई, और उसके बाद जो है टेकिंग जी लॉग ऑन बोथ साइड करके बिल्कुल सर। आपने इसको खोल लिया और यस उसके सर। बाद आपने सॉल्व कर लिया। बिल्कुल सर। तो लॉग जो तो बिल्कुल सर, हाँ सर दोनों तरफ सर हम लॉग लगाएंगे, तो हाँ लॉग 2 जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा लॉग 1.2 से, क्योंकि हाँ राइट जी साइड पे जो हमारी फिगर बनी थी 0.2 और +1 करके 1.2 बनी थी, तो लॉग हाँ 2 डिवाइड हो जाएगा लॉग 1.2 से, तो उसका आंसर 3.8 ईयर्स थ्री बन पॉइंट रहा था कि 3.8 ईयर्स में वो फिगर डबल हो जाएगी। देन फिर सर मैंने ये 3.8 ईयर्स मैंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसमें एन की जगह पे रखकर भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर फ्यूचर वैल्यू 2 बनेगी, 1 2 आ से गई। 2 सही। फ्यूचर। बिल्कुल सर। तो आप जो है ना इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह के सवाल के भाई कितने साल लगेंगे उसको ग्रो होने में। अगर जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो ग्रो होगी, लेट सपोज फॉर एग्जांपल 7% से या 6% से, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान की जीडीपी 6% से ग्रो होगी तो पाकिस्तान की जीडीपी डबल कितने साल में हो जाएगी? आप कैलकुलेट कर सकते हैं इससे? जी सर कर सकते हैं इस तरह से। हाँ, करें ज़रा, बताएं कितने साल में जो है पाकिस्तान की जीडीपी डबल हो जाएगी? एनीबडी जो बता दे पहले। सर कितने अगर परसेंट पे? पाकिस्तान की जीडीपी 6% से एनुअली ग्रो करे, 6% से। हाँ, तो पाकिस्तान की जीडीपी डबल कितने साल में हो जाएगी?
सर ऑलमोस्ट 12 इयर्स में। 12 इयर्स के अंदर, सही है ना। तो 12 इयर्स जो है वो पाकिस्तान को लगेंगे अपनी जीडीपी डबल करने में, अगर पाकिस्तान 6% से ग्रो करे। अभी कितनी है पाकिस्तान की जीडीपी, आपको पता है? अराउंड 4 पे थी शायद, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं, इट इज अराउंड $300 बिलियन। ओके, इन अमाउंट 300 बिलियन। ठीक है ना। तो अगर हम 6% से ग्रो करें तो कितने साल लगेंगे? 12 साल कितने? जी 11.8 है, ऑलमोस्ट 12 इयर्स। तो 12 साल में पाकिस्तान की जीडीपी हो जाएगी अबाउट $600 बिलियन। तो $600 बिलियन किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगी, किसी का अंदाजा है? 600 बिलियन जो है ऑलमोस्ट ये ईरान की जीडीपी है, 600 बिलियन तकरीबन। इसके अलावा जो है टर्की की जीडीपी ऑलमोस्ट इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, इतनी है। तो अगर मुस्लिम ममालिक देखें तो जो है तो ये इकॉनमीज जो हैं इनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान को कितनी तरक्की की ज़रूरत है। 6% तो हम लोगों ने अब तक अचीव नहीं किया। तो बहरहाल तो ये इस तरह के सवाल आप जो है ना इस तरह कर सकते हैं, मतलब ये आप एक जैसे एग्जांपल दी थी मैंने। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। एनवीटी ड्यू और ऑर्डिनरी एनवीटी, ये अभी किसी ने डिस्कस भी किया था, थोड़ा सा बता देंगे क्या है ये? सर मैं बताऊं? मैं बताऊं? माहम आपने कोई हैंड रेज किया जी? यस सर एन्युटी बेसिकली जो होती है रेगुलरिटी ऑफ कैश फ्लो होती है। अब इसमें 2 टाइप्स हैं, एक ऑर्डिनरी एन्युटी है और एक एन्युटी ड्यू है, जिसमें सर डिफरेंस ये है, ऑर्डिनरी में हमें जो है पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर रिसीव होती है, जबकि एन्युटी ड्यू में हमें जो है प्री पे हो जाता है, जो हम यूटिलाइज पहले कर लेते हैं और फिर एज ए इंस्टॉलमेंट उसको आगे पीरियडिकली पे करते हैं। सही है। तो ये बताएं कि जो कैलकुलेशन के अंदर यानी अमाउंट के अंदर एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी में कितना फ़र्क होगा? सर जो बस इनिशियल ईयर है जो जिसमें हम पे कर रहे हैं, जहाँ स्टार्टिंग हो रही है ऑर्डिनरी की, वहाँ पे इंटरेस्ट 0 काउंट होता है। अगर हम यही कहें कि इफ़ यू क्योंकि हमारे सारे फार्मूले जो पीवीए के और एफवीए के फार्मूले उसके अंदर ऑर्डिनरी एन्युटी अज्यूम हो रही है, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट एन्युटी ड्यू अपार्ट फ्रॉम फिजिकली डूइंग इट, कि भाई आपने फिजिकली जो है ना आपने टाइमलाइन पे पेमेंट लगा के उसको डिस्काउंट कर दिया, वैसे कैसे करेंगे? कोई शॉर्टकट है इसको करने का? सर इसको माम यू वांट टू से समथिंग? या हंसला बात चले हंजला जी। सर ये अगर मैं एन्युटी के फॉर्मूले से चलूं तो ये होगा कि जब प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो वो एक पीरियड मजीद पीछे चली जाएगी एन्युटी ड्यू की ना, तो उसको वापस लाने के लिए मल्टीप्लाई 1 एक और फैक्टर से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएगी। वेरी गुड। तो एक पीरियड आप कंपाउंड कर देंगे बेसिकली। जो भी ऑर्डिनरी एन्युटी आएगी, जो भी एन्युटी आएगी उसको एक पीरियड जब आप कंपाउंड कर देंगे तो एन्युटी ड्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना? जी। तो तरीका ऐसा ही है कि अगर आपको एन्युटी ड्यू कैलकुलेट करना है, लेट्स सपोज आपकी 10 साल की पेमेंट है, तो एक तरीका तो वही है कि फिजिकली आप टाइमलाइन बनाएं और उसको जो है टाइम्स पे आप वो डालें, वैल्यूज डालें और उसको इंडिविजुअली डिस्काउंट कर दें या कंपाउंड, जो भी आपको करना है। दूसरा तरीका ये है कि आपको पीवीए या एफवीए के थ्रू जो है आप एन्युटीज निकाल लें उसकी ऑर्डिनरी एन्युटी, और जो भी आंसर आए उसको एक पीरियड कंपाउंड कर देंगे तो एन्युटी ड्यू बन जाएगी, सही है ना? जी गुड, चलें, सही, जबरदस्त। और कोई इसमें ऐड करेगा एनीथिंग जो कि हमने डिस्कस नहीं किया? Mom, you want to add something? या मान चले आगे चलते हैं। तो ये जो है हमने डिस्कस किया। अच्छा, अब ये सवाल है 3 इयर्स ऑर्डिनरी एन्युटी है, ये पीवीए के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना? आपने जो है अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो एफवीए के फॉर्मूले से लगाएंगे, अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो पीवीए का फॉर्मूले से लगाएंगे, सही है? तो इसका अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो कितनी वैल्यू आएगी?
जी कैलकुलेट किया आपने? उसकी जो वैल्यू आएगी वो इन्होंने 248.69, ठीक है ना। तो इन्होंने सारे बेसिकली ये जो स्लाइड्स हैं और किताब में भी जो है ना वो अज्यूम करते हैं आपके पास एफसी मौजूद है, ठीक है ना। तो एफसी क्योंकि आपके पास नहीं है तो आपको ये मैनुअली ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बड़ी ज़रूरत है, प्रैक्टिस के बगैर नहीं होगा। इसमें आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आपके पास होगा, सही है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ सवाल तो आपको इतना आना चाहिए कि फ़ौरन आप उसको निकाल के इसका जवाब दे दें, सही है। तो इसी तरह से जो है आप इसमें कर सकेंगे, इसकी प्रैक्टिस की बड़ी ज़रूरत है। जी हसीब साहब, यू वांट? जी सर, इसमें एक कैच है, एक आपसे क्लैरिफिकेशन भी चाहिए। अगर हम जैसे आपने अभी पूछा इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है पहले, अगर हम इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो उसके अंदर जो फर्स्ट पीरियड के लिए हम जो फार्मूला डालेंगे वो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास गिवन है 100, सही है। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका वो भी गिवन है। जो मेरा सवाल है वो सबसे ये जो है कि जो नंबर ऑफ पीरियड है n, वो हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये ऑर्डिनरी एनविटी है तो नंबर ऑफ पीरियड हम इसको 0 कंसीडर करेंगे या 1 कंसीडर करेंगे? पहले तो इसकी देखें, सबसे बड़ा आसान तरीका टाइमलाइन बना लें इसकी, ठीक है ना। टाइमलाइन अगर बनाएंगे तो टाइम 1 पे क्या, टाइम 0 पे क्या है? टाइम 0 पे आपका कुछ नहीं आ रहा। टाइम 1 पे आपके पास टाइम 1 पे जो है आपके पास कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। टाइम 2 पे 100 आ रहा है। टाइम 3 पे 100 आ रहा है, ठीक है ना। ये आपकी टाइमलाइन बनेगी। अच्छा, क्वेश्चन क्या होगा? वो ये होगा कि टाइम 3 पे इन तमाम 100 की जो है फ्यूचर वैल्यू क्या होगी कंबाइन। तो जब आप FPA के अंदर डालेंगे तो PMT जो है वो आपकी 100 होगी, क्योंकि आपको हर 3 पीरियड मिल रही है। N विल बी 3 years, I विल बी 10%, और फ्यूचर वैल्यू आप निकाल लेंगे तो वो बनेगी, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो बनता है 331, सही है ना। तो और इसको अगर मैनुअली करेंगे तो कैसे करेंगे? जो आप का टाइम 1 पे जो 100 आ रहा है वो 2 पीरियड कंपाउंड होगा, सही है। टाइम 2 वाला 100 एक पीरियड कंपाउंड होगा और टाइम 3 वाला 100 वैसे ही रहेगा। तो 331 के अंदर 100 तो वैसे ही रहेगा टाइम 3 का। टाइम 1 का अगर आप 2 पीरियड कंपाउंड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी उसकी? अंदाजा है कुछ? किया है वो करके बताएं। अगर सर इसको 0 पे कंपाउंड करते हैं तो वो 100 ही रहेगा। 1 पे 0 मेरे पे ख्याल आप से नहीं 1 कर रहे ना, यहाँ पे तो जी 10% लिखा हुआ है ना। जी आपको 10% पे कंपाउंड करना है। I वुड बी 0.1। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 100 रहेगा सर। 100 मल्टीप्लाई, एक पीरियड कंपाउंड करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 1.1 हो जाएगा। जी 2 पीरियड कंपाउंड करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 1.1 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। तो 100 को 2 पीरियड करना है, 200 को 1 पीरियड करना है और सबको ऐड कर देना है। ओके। तो अगर आप करें तो कितनी वैल्यू आ रही है? सर अगर 2 पीरियड कंपाउंड करें 121 आ रही है। 131 सर 121 आ रही है, ठीक है। और अगर एक पीरियड कंपाउंड करें कितनी आ रही है? सर ये 110 आ रही है। सर 110 आ रही है। ठीक है। तो यानी कि दैट मींस कि वो 110 प्लस 121 प्लस 100 कितना बनता है? 331, ठीक है। तो अगर आपने, सही है, तो इसका मतलब है आपको 331 सर। इसका सर मतलब है 331 आ रहा है। हाँ, तो यानी ये अगर FPA का फॉर्मूले में डालेंगे तो डायरेक्टली 331 ही आएगा, सही है। इसी तरह से इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो आप प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में निकाल सकते हैं। जी सर 248.68। ठीक है। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर हम अलग अलग करेंगे तो टाइम 1 पे जो 100 होगा उसको 1 पीरियड डिस्काउंट करेंगे, टाइम 2 वाले 100 को 2 पीरियड डिस्काउंट करेंगे, टाइम 3 वाले 100 को 3 पीरियड डिस्काउंट करेंगे और उन तमाम की वैल्यू ऐड करेंगे तो विल बी गेटिंग 248.69, जी, ठीक है ना। बल्कि जो यहाँ पे आप ये देखिए, ये मैंने एक टाइम लाइन बनाई हुई थी। यहाँ पे टाइम 0 1 2 3 ये हमने रख दिया। टाइम 1 की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो 90.9 आ जाएगी,
ये जो 100 है इसको 2 पर डिस्काउंट करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 82.64, इसकी आ जाएगी 75.13। जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो विल गेट 248.67। सही है? एनी क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम? तो ये इसका जवाब है। नो सर। सर ये माइनस क्यों आ रहा है माइनस आपका? ये माइनस इसलिए मैंने आपको बताया ना, कैलकुलेटर जो है इनफ्लो और आउटफ्लो को माइनस और प्लस से वो डिनोट करता है। तो अगर आपके पास पेमेंट वगैरह पॉजिटिव आएगी तो पीवी हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि पेमेंट जो है वो इनफ्लोज होगी तो पीवी आपकी आउटफ्लो होगी। अगर पेमेंट नेगेटिव करेंगे तो पीवी पॉजिटिव आ जाएगी, इसलिए माइनस प्लस का मैंने आपको जैसे बताया ना पहले। क्लियर है? जी, बात समझ में आई? सर दोबारा बताएगा ये बात? जी सर। देखें, कैलकुलेटर जो है इनफ्लोज और आउटफ्लोज को माइनस और प्लस से डिनोट करता है। तो जब आप कैलकुलेटर में कोई भी चीज़ डालेंगे, फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट 100 डाली है, तो कैलकुलेटर ये कहेगा कि अभी आपकी पेमेंट 100 पॉजिटिव है क्योंकि प्लस 100 डाली है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी इस 100 की? दैट मीन्स कि वो ये अज्यूम कर रहा है कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे कि आपको 3 साल तक 100 मिले, तो वो आपके पास से आउटफ्लो होगा बेसिकली, कितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया। सही है? तो इस वजह से वो उसने माइनस में बताया है, यानी कि अगर आप 248 रुपये आज इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू इतनी होगी कि 100 रुपये आपको पिछले अगले 3 साल तक मिल रहे हैं। अगर बिलफर्ज अगर आपने इसको -100 कर देते तो यही वैल्यू प्लस 248 आ जाती कि अगर आपने 100 रुपये 3 साल तक इन्वेस्ट किए तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? वो हो जाती 248। तो आपको आज 248 मिलते। तो आप फ्रेमिंग जो होती है क्वेश्चन की उसके हिसाब से ये नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई साइंस का मतलब ये नहीं है, कोई वैल्यू है, वैल्यू सेम आ रही है। कैलकुलेटर के हिसाब से आपको बताना पड़ता है कैलकुलेटर को इनक्लोज और आउटक्लोज, वरना वो कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो आपको आंसर सही नहीं देगा। क्लियर है? थैंक यू सर। चले आगे चलते हैं। ये इन्होंने वो बताया ऑर्डिनरी ड्यू, इसको ड्यू के लिए बिगिनिंग का मोड कर देंगे, मोड चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप ऑर्डिनरी निकाल के एक पीरियड कंपाउंड कर देंगे, यू विल गेट द सेम आंसर। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन कैश फ्लोज है। तो अनइवन कैश फ्लोज कैसे ले जाएंगे? अनइवन कैश फ्लोज का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसको डायरेक्टली जो है आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा, या कंपाउंड जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, तो इसको जो है अलग अलग करना पड़ेगा। तो आपने अनइवन कैश फ्लोज लिख दी है तो उसको आपने अलग अलग करके इसको ऐड कर दिया, तो दिस विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस अनइवन कैश फ्लो स्ट्रीम। ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें प्लीज। So this is basically the statistical representation of this. और कैश फ्लो ये वो एफसी के अंदर बताया है कि अगर एफसी के अंदर आप कैश फ्लो रजिस्टर के अंदर जाएं और उसमें ये इनपुट कर दें तो और एनपीवी को क्लिक कर दें तो विल गेट द सेम आंसर। तो एफसी के अंदर आप बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है एफसी का, तो इसलिए उसको इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये है कि व्हाट इंटरेस्ट रेट वुड कॉज 100 टू ग्रो टू 125.97 इन 3 years? चले मैं आपसे एक सवाल दूसरा करता हूँ कि एट व्हाट इंटरेस्ट रेट 100 will double in 3, your investment will double in 3 years at what rate? किस रेट से आप ग्रो कराएं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 3 साल में डबल हो जाए? जी, कौन जवाब देगा इसका? एनीबॉडी? सर इसके अंदर सर अगेन सर वही फॉर्मूला हम कंपाउंडिंग का यूज करेंगे, और इसमें हमारे पास एन भी गिवन है, और प्रेजेंट वैल्यू और डबल की अगर हम बात करें तो 1, और फ्यूचर वैल्यू हम 2 इसमें एज्यूम कर सकते हैं, और इसमें हमें आई आइडेंटिफाई करना है, आई हमें निकालना है कि इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कितना होगा। कैसे निकालेंगे इसको सर सोल्व सर हम इस तरह से करेंगे कि
पावर को ख़त्म करने के लिए हम जो सेकंड दूसरी साइड पे 2 है उस पर हम अंडर रूट 1 या 1/3 से इसको की पावर लगा देंगे तो पावर कैंसिल हो जाएगी। फिर उसके बाद आई सर रह जाएगा 1, जो आई के साथ होगा 1 को हम दूसरी साइड पे ले जाके माइनस करवा देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आई होगा। गुड, जबरदस्त। तो यही है कि आपको जो है आपने जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 साल आपने कंपाउंडिंग करनी है तो 1/3 से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 3 कट जाएगा, तो वो पावर खत्म हो जाएगी। तो पावर खत्म हो जाएगी तो नॉर्मल आप ऑपरेशन करके उसको आई मालूम कर सकते हैं। जी अब्दुल हफीज साहब। कहना ये चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि वो फाइनेंशियल कैलकुलेटर या नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर शायद एग्जाम में अलाउ ना हो, तो सर ये क्यूबिक रूट हम कैसे निकालेंगे फिर? नहीं, साइंटिफिक तो अलाउ होगा, साइंटिफिक आप आज ला सकते हैं। हाँ, एफसी नहीं ला सकते, बाकी सारे साइंटिफिक ला सकते हैं। क्यूब रूट आप 1/3 करते हैं, उसमें निकल आती है। स्क्वायर रूट तो निकल सकती है 1/2 से। पावर का साइंटिफिक कैलकुलेटर पावर दबा के 1/3 कर देंगे तो क्यूब रूट आ जाएगी। थैंक यू सर। ठीक है, और एनीथिंग? एक चीज सर, आप एक सवाल आपने सर पूछा था, उसका जवाब गालिबन हमें नहीं मिला, कि आपने पूछा था कि डिफरेंस बताइए एनवीटी और सीएफ के दरमियान। हाँ, बताएं, इसका कोई जवाब कोई देगा कि कैश फ्लो और एनवीटी का फर्क क्या है? देखें, बहुत सिंपल सा इसमें फर्क है। एनवीटी इज अ सीरीज ऑफ कैश फ्लो, ठीक है ना। सीएफ कैश फ्लो जो है वो एक कैश फ्लो होती है, जैसे 100 रुपए आपको एक पॉइंट में मिले तो उसको कैश फ्लो कहलाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अब ये है, ये जो है ना अनइवन कैश फ्लो है, तो 100, 300, 300, 400, तो ये जो 100 है ये कैश फ्लो कहलाएगी, ये 300 ये कैश फ्लो कहलाएगी। एनवीटी वो सीरीज ऑफ कैश फ्लो है कि जिसके अंदर आपके इवन कैश फ्लो मिल रही होती है। जैसे ये है, जैसे हमने अभी किया था, जैसे ये है, तो इसके अंदर क्या है कि ये 3 कैश फ्लोज हैं, इन तीनों की सीरीज को हम एनवीटी कहते हैं। जब आपकी कैश फ्लो सेम आने लगे हैं तो उसको एनवीटी कहा जाता है, सेम कैश फ्लो, एनुअल इक्वल एनुअल, यानी एनवीटी मतलब सेम कैश फ्लोज एनुअली, सही है, क्लियर है। एनवीटी इज अ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज और कैश फ्लो इज जस्ट वन कैश फ्लो। कोई सवाल? थैंक यू सर। चलें तो आगे चलते हैं। ये एक और सवाल है, इस तरह के बहुत से सवाल जो है आपके उसमें भी हैं, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, आपको चीज़ें मालूम है, सही है ना। फिर भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। चले, अब एक कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, नॉमिनल और पीरियोडिक। ये आपको मालूम है, नॉमिनल रेट वो होता है कि जो कोटेड रेट होता है, स्टेटेड रेट होता है। पीरियोडिक रेट जो है वो रेट होता है जो आप टीवीएम के फॉर्मूले में डालते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी कंपाउंडिंग जो है वो एनुअली नहीं होती। नॉमिनल रेट और पीरियोडिक रेट, एनुअल में नॉमिनल और पीरियोडिक सेम रहेगा, बिकॉज आपकी नॉमिनल रेट हमेशा, ये याद रखें, नॉमिनल रेट हमेशा एनुअल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, सही है ना। अगर हम ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट 10% है तो वो इसका मतलब हमेशा ये समझें कि वो 10% एनुअल फॉर्म में है, सही है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी जो कंपाउंडिंग होती है वो एनुअल नहीं होती, वो डेली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, सेमी एनुअली भी हो सकती है, सही है ना। तो अगर तो एनुअल फॉर्म में है तो आपका नॉमिनल और पीरियोडिक सेम होगा, बिकॉज नॉमिनल तो वैसे ही एनुअल फॉर्म में एक्सप्रेस होता है और पीरियोडिक भी एनुअल फॉर्म में है, तो दैट मीन्स के नॉमिनल इज इक्वल्स टू पीरियोडिक। लेकिन अगर आपका एनुअल फॉर्म में नहीं है तो नॉमिनल और पीरियोडिक सेम नहीं हो सकते, क्योंकि नॉमिनल एक्सप्रेस होता है एनुअल फॉर्म में, और टीवीएम में जो आप पीरियड डालते हैं वो पीरियड कुछ भी हो सकते हैं, सेमी एनुअल भी हो सकते हैं और एनुअल भी हो सकते हैं। तो इसको जो है
एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो है हम उसको यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला EAR का, इफेक्टिव एनुअल रेट। इफेक्टिव एनुअल रेट के फॉर्मूले से जो है आप किसी का सेमी एनुअल कंपाउंडिंग या कोई भी नॉन एनुअल कंपाउंडिंग को इक्वल एनुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है ना। तो जैसे एग्जांपल ये है एनुअल फॉर्म में कि आपकी 100 रुपए 3 पीरियड कंपाउंड हुए तो आपका आया उसका रिजल्ट 133.10, सही है ना। ये हमने पहले भी सॉल्व किया था। इसके अंदर 100 रुपीज़ प्रिंसिपल था, 30 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट था और 3.1 रुपीज़ जो था वो कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो 3.1 कंपाउंड कैसे था वो भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जो पहले साल पे जो 10 रुपए मिले उसमें उसके 2 रुपए उसके और दूसरे साल के 10 रुपए 1 रुपए इसके, इस तरह से जो है ये बनते थे। अगर ये सेमी एनुअल कंपाउंडिंग होती तो वो कैसे किया जाता। तो सेमी एनुअल करने के लिए अगर, क्योंकि इसको एक चीज़ समझ लें, क्योंकि रेट जो है वो हमेशा एनुअल फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, तो सेमी एनुअल के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा रेट को डिवाइड बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। अगर सेमी एनुअल में क्योंकि 2 कंपाउंडिंग पीरियड है तो आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स के जो आपका रेट हो जाएगा वो 10% नहीं हो जाएगा, वो 5% हो जाएगा, सही है। दूसरा करना क्या होगा, दूसरा काम ये होता है आपको जो पीरियड्स होते हैं, यानी आई विल बी डिवाइडेड बाय 2 इन सेमी एनुअल और n विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जो पीरियड आपके जो है अगर वो 3 थे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो एक्चुअली यू विल बी हैविंग 6 पीरियड्स बेसिकली, ठीक है। तो ये जो 100 रुपए होंगे वो 6 पीरियड तक कंपाउंड होगा 5% के हिसाब से। तो अगर हम इसको सेमी एनुअल कन्वर्ट किया तो 1.05 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 134.01। तो ये जो फ़र्क है 133.1 और 134 में जो तकरीबन 1 रुपए का फ़र्क है, 1 से थोड़ा सा कम है। तो ये एक्स्ट्रा फ़र्क क्यों आया, बिकॉज आपकी कंपाउंडिंग बढ़ गई है तो यू विल गेट मोर कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी वजह से टोटल अमाउंट में फ़र्क आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई किसी को प्रॉब्लम? यस सर। ठीक है। अगर तो ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती तो क्या क्या होता फिर, आई क्या होता और एन क्या होता जी, कौन बताएगा? अंकल आप। सर M4 हो जाता है सर। बताऊं मैं? हाँ चले बताएं, माम बता दी, कौन बोला था? यस सर। सर क्वार्टरली में M4 हो जाएगा, N4 हो जाएगा, M4 हो जाएगा एंड N into M हो जाएगा। कितना हो जाएगा N टोटल कितना होगा? 6 into 4 24। नहीं गलत जी। सर 8 होगा, 8 होगा। लेकिन आपके पीरियड 3 थे ना, तो 3 और हर जी सर 3 थे, मैंने वो 6 थे, 3 4 बोल कितना होता है? 12 सर 12 है ना, 12 हो जाएगा। और आई क्या होगा? तो वो भी 4 टाइम ब्रेक हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। कितना सर 0.025। ओके सही है। तो 10 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा तो 2.5% हो जाएगा, ठीक है ना, सही है। इसी तरह से यू कैन अच्छा, अब अगर इसका सवाल आप ये कहा जाए कि आपको 10% मिल रहा है एनुअली, 10% सेमी एनुअली, 10% क्वार्टरली, 10% डेली, तो आप कौन से सेलेक्ट करेंगे? सर डेली में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। डेली। तो डेली क्यों सेलेक्ट करेंगी? इसमें कंपाउंडिंग ज़्यादा है, इसमें कंपाउंडिंग ज़्यादा हो जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना, इसलिए आपने डेली सेलेक्ट किया, ठीक है जी। और अगर मैं कहूँ कि आपको 10% एनुअली मिल रहा है, 10.25% सेमी एनुअली मिल रहा है, सॉरी 10.5% डेली मिल रहा है, 10.25% सेमी एनुअली मिल रहा है, अगर ये रेट डिफरेंस होते हैं सो कैन यू कंपेयर? और कैसे कंपेयर करते हैं? सर उसके लिए इक्विवेलेंट एनुअल रेट निकालना होता है हमें सबका इंडिविजुअल एंड देन कंपेयर करेंगे। हाँ, तो EAR निकालना होगा उसके लिए, ठीक है ना, वो कंपेयर करने के लिए EAR की ज़रूरत होती है। तो वो हमने ये इसको बताया है कि वो इक्वल एनुअल
रेट निकलता है ये, सही है। तो इसका फॉर्मूला वो यही है कि आई डिवाइड बाय एम और मल्टीप्लाई बाय एम, सही है, -1 कर देते हैं तो यू विल गेट इक्वल एनुअल रेट। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें बताया अगर सवाल ये होता कि आपका 10.5% एनुअली मिल रहा है, 10.25% सेमी एनुअली मिल रहा है, 10.15% क्वार्टरली मिल रहा है, 10.1% मंथली मिल रहा है और 10% डेली मिल रहा है, तो कौन सा बेहतर है इसमें? मंथली मंथली बेहतर, इसमें ज्यादा अच्छा रेशो आ रहा है। अच्छा, वजह इसकी क्या है, मंथली क्यों बेहतर है? आपने 10.1 कर दिया इसको और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 10.58 आ रहा है। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि जो रिजल्ट इसका आ रहा है EAR के हिसाब से 10.5 आ रहा है, तो EAR की ज़्यादा मंथली के अंदर है, तो इसमें 10.1 जो है कंपाउंडेड मंथली जो है दैट इज हैज़ द मोस्ट सबसे बेहतर इसमें रेट ये है, ठीक है। तो EAR से ये सारे EAR लिखे हुए हैं इसके, सही है ना। तो अगर एनुअली 10.5 होगा तो वो 10.5 ही रहेगा, सही है। 10.25 सेमी एनुअली का जो इक्वल होगा वो 10.51 हो जाएगा, ये इससे बेहतर है। क्वार्टरली 10.54 हो जाएगा, ये इससे भी बेहतर है अगर 10.15 होगा। 10.1 का जो है ये 10.58 हो जाएगा, ये उससे बेहतर है। और 10 का जो है 10.51 हो जाएगा। सो सबसे जो बेहतर रेट है वो मंथली का इसमें आ रहा है। तो आप EAR से मुख्तलिफ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर कर सकते हैं, सही है। यस सर। जिसमें कोई सवाल तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? चलें, अच्छा अब ये जैसा सवाल है कि पेमेंट अकर्स एनुअली बट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इस सवाल को कौन सॉल्व करेगा? जी एनीबडी? ये सवाल जरा समझ में आ रहा है आपको? इसको जरा सवाल को कोई समझाएंगे क्या सवाल है? सर मैं बताऊं? जी जुनैद, ये हंजला आप बता रहे हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ, कोशिश ट्राई करता हूँ सर। जी हंजला सर ये इसमें जो कैश फ्लो है वो तो ईयरली है, पर इसकी जो कंपाउंडिंग जो हो रही है वो सेमी एनुअली के हिसाब से हो रही है। तो हम इसको जो है फॉर्मूले से नॉर्मल कैश फ्लो के जो इंडिविजुअली करके जो हम इसकी डिस्काउंटिंग वगैरह कर सकते हैं या कंपाउंडिंग कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, ये इसको नॉर्मल PVA के फॉर्मूले से सॉल्व किया जा सकता है? ये उससे नहीं हो सकता क्योंकि ये हर पीरियड पे नहीं आ रही एन्युटी, वो एक फॉर्मूले से नहीं हो सकता क्योंकि उसमें हर पीरियड पे इक्वल कैश फ्लो होते हैं, तो जब सॉल्व होता है उससे, तो हम इसको अलग से करके इंडिविजुअली हर कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग या कंपाउंडिंग। ये गुड है ये, क्योंकि ये सवाल जो है ये क्योंकि हर पीरियड पे कंपाउंडिंग वो कैश फ्लो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि जैसे टाइम 1 पे नहीं आ रहा, टाइम 2 पे आ रहा है, टाइम 3 पे नहीं आ रहा, टाइम 4 पे आ रहा है, तो ये इक्वल कैश फ्लो है ही नहीं, यानी ये वो अनइक्वल कैश फ्लो है, ठीक है ना। यानी अगर हम इसकी कैश फ्लो बनाए तो टाइम 1 पे 0 है, टाइम 2 पे 100 है, टाइम 3 पे 0 है, टाइम 4 पे 100 है, टाइम 5 पे 0 है, इस तरह बन रहा है। तो क्योंकि ये अनइवन कैश फ्लो है, इक्वल कैश फ्लो नहीं है, तो एनविटी हो ही नहीं सकती। क्योंकि एनविटी नहीं है तो फिर इसका जो है सवाल एनविटी के कॉन्टेक्स्ट में बनता ही नहीं है। तो इसको जो है ना अनइवन कैश फ्लो के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो उसको करने का तरीका क्या होगा कि ये 100 को जो है डिस्काउंट करना पड़ेगा कितने पीरियड से? 2 पीरियड से। और रेट क्या होगा, डिस्काउंट रेट? सर ये सेमी एनुअली होगा, यहाँ 5% सेमी एनुअली रखेंगे। तो यानी 5% को ये 2 पीरियड करना होगा, ये 5% को 4 पीरियड करना होगा, ये 5% को 6 पीरियड करना होगा, और इन तमाम को ऐड कर देना होगा, तो आपका जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा। और कंपाउंडिंग का क्वेश्चन है तो ये वाला जो 100 है इसको कितने पीरियड कंपाउंड करना है? 4 पीरियड होगी। 4 पीरियड, 4 पीरियड। और ये वाला 100
पे इसकी 2 पीरियड होगी। ये 2 पीरियड, गुड, जबरदस्त। और ये आपका ये वैसे अगर हाँ तो इन दोनों को करेंगे तो जैसे इन्होंने ये मेथड बताया कि इसको जो आपने 4 पीरियड कर दिया, इसको 2 पीरियड 131.8 आता है, सही है। यस जी सर। इसका कोई और तरीका भी है जिससे आप पीवीए के कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकते हैं इसको, या एफबीए के कॉन्टेक्स्ट में? सर चले कोई और बताए, कोई कर सकते हैं इसको? सर या तो इसको ऐसा कर सकते हैं, रेट को जो है एनुअली रख के कर सकते हैं पीवीए के फॉर्मूले से। अच्छा चले, इकरा बता रही है, इकरा जी, यू वांट टू से समथिंग? अच्छा इकरा अरशद। सर इस पे मैं बताऊं? जी जुनैद। सर इसमें जो नॉर्मल एन्युटी का हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर n होती है और डिवाइडेड बाय आई करते हैं, तो उसमें हम सिंपल आई को डिवाइड कर देंगे m से, मतलब 2 से, क्योंकि सेमी एनुअली है, और पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे m से, मतलब n इंटू m हो जाएगा। तो हम सिंपल एन्युटी के फॉर्मूले से भी ये फिगर निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा इसके लिए जो है आपको पहले तो एक तरीका तो ये है कि इसकी अगर सिंपल एन्युटी के फॉर्मूले में करना है ना, तो आपको जो है इसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी, ये सेमी एनुअल से एनुअल करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है कि इसका आप EAR निकाल लें, ठीक है ना, 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली का EAR निकाल लें और उसको आप FPA के फॉर्मूले में डाल दें, जैसे इन्होंने किया। EAR ऑफ 10% इज 10.25, तो आपने 10.25 को आई में डाल के N3 करके यू कैन कैलकुलेट, तो वो भी आपका 331.8 आता है। बिकॉज 10.25 अपने एनुअल फॉर्म में कर लिया तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी और कैश फ्लो की फ्रीक्वेंसी वो सेम हो गई, सही है ना। तो एक तरीका ये एक दूसरा तरीका जो आप शॉर्टकट है आप समझ लें, ये भी कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई समझ में ना आया हो किसी को? हाँ सर। हाँ सर। इसी तरह से आप इसी को जैसे मैंने पहला डिस्काउंटिंग की बात की, तो डिस्काउंटिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट इसका जो टॉपिक है वो है लोन एमोटाइजेशन। तो लोन एमोटाइजेशन क्या होता है? एमोटाइजेशन क्या होता है, कोई बताएगा इसको? जी हसीब साहब। सर इसकी बेसिक एप्लीकेशन जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते हैं वो तो कंज्यूमर फाइनेंसिंग के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर आपकी होम फाइनेंस और कार फाइनेंस कार इजारा भी आ जाती है। बेसिकली एमोटाइजेशन एक शेड्यूल होता है जिसके अंदर आपका जो फिक्स पेमेंट होती है वो और जो आपकी EMI होती है उसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है बिटवीन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अगर बैंकिंग टर्म से देखें तो बैंक्स की अप्रोच ऐसे ही होती है कि शुरू के जो अवाइल होते हैं, अवाइल शुरू के साल, तो उसके अंदर इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा रिकवर कर लेते हैं EMI से, प्रिंसिपल को कम रखते हैं। फिर 1 से 2 साल के अंदर जब या 3 साल के अंदर इंटरेस्ट पूरा 0 हो जाता है, फिर वो प्रिंसिपल रिकवर करना शुरू कर देता है। सही है। सो इसका मतलब ये है कि एमोटाइजेशन, असल ये एमोटाइजेशन एक उससे डिफरेंस है जो आपने अकाउंटिंग में पढ़ी होगी, जिसको हम डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन कहते हैं। वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली लोन एमोटाइजेशन है। जैसे इन्होंने बताया हसीब साहब ने कि जो लोन का जो एमोटाइजेशन होती है, इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग होती है, लोन 2 तरह के होते हैं, एक ज़रा समझ लें इसको। एक वो लोन होता है कि जो लमसम पेमेंट आपको एंड में मिलती है कि आपने लेट्स सपोज 1 लाख रुपए का लोन लिया है, तो अब आपको 1 लाख रुपए एंड में पे करना है और इन द मिडिल आप इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। एक तरीका लोन का ये होता है कि आप किस्तों पे करते हैं। जैसे गाड़ी आपने ली है, तो गाड़ी में क्या होगा, अगर 1 लाख रुपए की आपने गाड़ी ली है तो एक्चुअली आपने गाड़ी का लोन 1 लाख रुपए का लिया है, और बजाय इसके आप आखिरी में पूरा 1 लाख रुपए वापस करने के आप जो है ना किस्तें देते हैं उस लोन की। उस किस्तों के अंदर जो है ना इंटरेस्ट भी शामिल होता है और प्रिंसिपल भी शामिल होता है। तो आप क्या कर रहे होते हैं, हर साल जो किस्त बन रही होती है तो उसके अंदर आप जो है ना सिर्फ उसका इंटरेस्ट दे रहे होते हैं बल्कि उसका प्रिंसिपल भी रीपे कर रहे होते हैं। तो अगर आपने लेट सपोज 2 या 3 साल की किस्त थी, तो अगर आपने जब किस्तें पूरी कर लेते हैं तो फिर आपको यकमुश्त कोई एंड में कोई प्रिंसिपल पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको जो है तो इस कॉन्सेप्ट को अमोटाइजेशन कहते हैं। तो ये अप्लाई हो रहा है जो
कंज्यूमर फाइनेंसिंग के अंदर ये वाइडली अप्लाई होता है। जैसे आप गाड़ी लेते हैं लीजिंग के अंदर, लीजिंग का कॉन्सेप्ट है लीजिंग और कंज्यूमर फाइनेंसिंग, हाउस फाइनेंसिंग, इन सब जगहों पे जो है ये अप्लाई होता है जहाँ पे जो है आप किस्तों पे चीज खरीदते हैं। सही है। तो अगर आप कभी बैंक में जाएं और आपको जो है ये कहें कि मुझे गाड़ी खरीदनी है बैंक फाइनेंसिंग से, तो बैंक वाला आपको एक टेबल बना के देता है, वो बताता है कि आपको मंथली इतना पे करना पड़ेगा तो गाड़ी फिर आपकी हो जाएगी। तो वो जो टेबल होता है उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन टेबल। आज ये चीज़ करने का मकसद ये है कि आपको ये उसका बैक एंड पता चल जाए कि वो जो बैंक जो टेबल बनाता है उसके बैक एंड पे बैंक कैसे कैलकुलेट कर रहा होता है, उसमें इंटरेस्ट कितना शामिल होता है और वो प्रिंसिपल कितना होता है, वो कैसे कैलकुलेट करता है। तो अगर आपको ये मालूम हो जाता है तो आप अपना अमोर्टाइजेशन टेबल खुद भी बना सकते हैं बैंक के साथ, और आप वो भी देख सकते हैं उसको। अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करें उस टेबल की तो आप ये निकाल सकते हैं कि बैंक इस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। सही है ना, बात समझ में आ गई। इसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन टेबल। एग्जाम्पल इन्होंने शुरू किया है कि जो है आपकी जो है एक कंस्ट्रक्ट एन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ऑफ $100,000 10% एनुअल रेट विद 3 इक्वल पेमेंट। इन्होंने कहा है कि भाई 1000 रुपये मैंने लोन लिया है, उसको आप ऐसा शेड्यूल बनाए कि 3 किस्तों के अंदर ये 1000 रुपये भी उतर जाए और उसका इंटरेस्ट भी उतर जाए। तो वो किस्त क्या होगी? तो पहला स्टेप नंबर 1 ये होता है, पहले तो इसका आप टाइमलाइन बना लें। जैसे मैंने नीचे यहाँ टाइमलाइन बनाई है, सही है। टाइम 0 पे यू विल बी गेटिंग 1000 रुपीज़, और टाइम 1 पे एक खास एक्स अमाउंट दे रहे हैं, माइनस इसलिए लिखा है कि आपके पास से जा रही है, और टाइम 2 पे भी एक्स दे रहे हैं, टाइम 3 पे भी एक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों के वो एक्स अमाउंट क्योंकि एनविटी होगी, कोई एक खास एक फिक्स अमाउंट होगी, तो वो एक्स अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे, यानी ये कौन सी एक्स अमाउंट है कि जिसकी प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू 1000, मतलब तभी आप इंडिफरेंट होंगे ना। अगर आपसे कहा जाए कि मैं 1000 रुपये आज ले लूँ या आप 3 हिस्सों में इक्वल पेमेंट लें, तो उसमें वो कितनी पेमेंट होगी कि जिसकी प्रेजेंट वैल्यू हो जाए, ये आपको सॉल्व करना है। इसके लिए आप कैसे करेंगे? पीवीए का फॉर्मूला है, जैसे ये लिखा हुआ है पीवीए के फॉर्मूले के अंदर आप पीएमटी को एक्स ले लें, बाकी चीजें आपके पास मौजूद है, पीवीए भी मौजूद है, पीवीए वुड बी 1000 रुपीज एंड देन कैलकुलेट फॉर पीएमटी, यानी जो भी इसका आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो यू गेट द पीएमटी। सही है। इस केस में पीएमटी कितना आ रहा है? 402.11 सर। कौन बताएगा? 402.11 सर। 402 अंजला आपने बताया ना, तो 402.1 402 इज द पीएमटी, वो आपने कैलकुलेट, सही है ना, वो आपने पीएमटी कैलकुलेट कर दिया। तो आपने इस फॉर्मूले के थ्रू जो है आपने आई, यू नो व्हाट इज आई इज 10%, यानी 0.1 हो जाएगा, एन वुड बी 3 इयर्स एंड देन यू, ये आपने पूरा कैलकुलेट किया, इसको आपने डिवाइड कर दिया 1000 से, तो यू गेट 402। तो दैट मीन्स कि ये जो 402 अगर आपको 3 साल तक मिलते रहे तो इट इज इक्वल के आपको 1000 रुपीज टाइम 0 मिल जाए, तो 402 आपकी पेमेंट हो गई। इस पेमेंट के अंदर जैसे इन्होंने निकाला 402.11। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में आपको शेड्यूल बनाना है। तो पहले साल आप कितना देंगे? पहले साल आपका बैलेंस था 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ पे इंटरेस्ट कितना शामिल होता है? 1000 रुपीज़ बैलेंस था, 1000 रुपीज़ पे इंटरेस्ट इज 10%, तो 100 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया। तो पहले साल आपने जो टोटल पेमेंट की है 402, उसमें से 100 रुपये इंटरेस्ट हो गया, बाकी 302 रुपये का क्या हुआ? 402 माइनस 100, 302 क्या होगा? ये आपकी प्रिंसिपल पेमेंट होगी। तो पहले साल 1000 में इसका में से 302 रुपये आपने उतार दिए। जब आपने 302 रुपये उतार दिए तो दैट मीन्स के जो आपका बैलेंस बच गया दूसरे साल, वो कितना बच गया? 697.89, यानी 1000 रुपीज माइनस 302 इज 697। तो इस तरह से जो है आपने ये इसको इसमें देख लें कि यू स्टार्टेड विद 1000, पेमेंट आपने 402 की, उसमें इंटरेस्ट 100 था, प्रिंसिपल 302 था, बैलेंस बच गया 698। तो ये यहाँ पे आ गया। फिर आपने नेक्स्ट टाइम भी 402 की, अच्छा 698 का प्रिंसिपल वो इंटरेस्ट कितना बनेगा? वो 69.8 बनेगा 10% के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट 70 ले लिया, आपने 70 ले लिया तो 402 में 70 माइनस कर दिया तो 332 बन गया। 332 वुड बी द प्रिंसिपल पेमेंट, और जब आपने वो पेमेंट की तो ये जो बच गया वो 366 बच गया, तो वो नेक्स्ट ईयर दोबारा आ गया। यानी अगर तो
36.6 इसका इंटरेस्ट बना, तो 402 में 36 माइनस हुआ तो 366 हो गया। ये अगर प्रिंसिपल पेमेंट की तो आपका 0 बन गया। दैट मीन्स के 3 साल के अंदर आपने प्रिंसिपल भी उतार दिया और इंटरेस्ट भी उतार दिया। किसी को इसमें प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई समझ में नहीं आया हो? तो यहाँ पे आप ये देखेंगे जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ रहा है, आपका इंटरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है और प्रिंसिपल बढ़ रहा है, ठीक है ना? इसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। तो प्रिंसिपल जो है वो बढ़ रहा होता है, इंटरेस्ट आपका डिक्लाइन हो रहा होता है। अब इसको आप पार्शियल अमोर्टाइजेशन भी कर सकते हैं। क्या आपने जी क्या कह रहे हैं सर? मैं ये कह रहा था कि इसकी मजीद प्रैक्टिस के लिए जो है स्टूडेंट्स जो बैंक्स की वेबसाइट होती है नॉर्मली उस पे लीज के शेड्यूल सब दिए हुए होते हैं, तो वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसमें सारी कैलकुलेशन सर इसी बेस पे चलती है। तो आपने अगर लीज के शेड्यूल आपने देखा होगा तो लीज के शेड्यूल पे जाएं और उसमें देखें कि वो कितनी लीज आपकी मिल रही है और उसको पीएमटी में डाल रहे हैं, और अगर कोई डाउन पेमेंट है वो सब डाल के यू कैन बैक ट्रैक एंड ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि बैंक आपसे उस लीज पे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। सही है? चलें और भी। तो बस फिर ये इससे आप पार्शियल अमोर्टाइजेशन, इसके अंदर जो है यू विल बी, अगर कोई आपका डाउन पेमेंट है तो वो डाउन पेमेंट आप पहले अलग करते हैं, उसके बाद आप अमोर्टाइजेशन कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एक और सवाल कहा, तो यू कैन इफ यू हैव अ बलून पेमेंट, तो ये सब जो है क्वेश्चन है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। और इस पूरे में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई समझ में नहीं आया तो प्लीज यू कैन आस्क, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग भी थी आज हमने, और थोड़ा सा देख लीजिए। जी हसीब साहब। सर इसके अंदर एक चीज़ है, उसमें जो दो चीज़ है सर, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। सही है? किसी भी सूरत के अंदर बहुत रेयर केसेस ऐसे हमने देखे हैं शायद जिसके अंदर जो प्रेजेंट वैल्यू हो वो आपकी जो फ्यूचर वैल्यू होती है उससे ज़्यादा हो जाती है या हो सकती है एंटिसिपेटेड। तो उसके अंदर एक केस तो ये हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो नेगेटिव हो। अगर हो ऐसा तो ये क्या सर प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है, और या फिर इसके लिए कोई दूसरी केसेस भी होते हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा केस हो जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा हो, फ्यूचर वैल्यू कम हो, तो वो एक ही सूरत हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो, और कोई सूरत नहीं हो सकती। इंटरेस्ट रेट नेगेटिव प्रैक्टिकली होता है या नहीं होता? प्रैक्टिकली होता है। जापान के अंदर जो है इंटरेस्ट रेट कई साल तक नेगेटिव रहे हैं, आई थिंक आज भी नेगेटिव ही है। तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है कि अगर आप बैंक में पैसा जमा कराएं तो उसके लिए उसमें जो है आपको मुनाफा मिलता नहीं है, बल्कि उसमें पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कब होता है? नेगेटिव इंटरेस्ट रेट उस वक्त होता है कि जब आपकी सूरत हाल डिफ्लेशन की होती है, इन्फ्लेशन की नहीं होती, ठीक है ना? जब आपकी मुल्क में प्राइसेस कम हो रही होती हैं, फॉर एग्जांपल आज कोई वैल्यू 100 रुपये को, आप कोई आज एक चीज़ खरीदें तो वो 100 रुपये की थी, और एक साल बाद खरीदें तो वो जो है वो चीज़ 100 से ऊपर नहीं होगी, वो 100 से नीचे हो जाएगी। इसको कहते हैं डिफ्लेशन। जब मुल्क में प्राइसेस कम हो रही होती हैं तो वो डिफ्लेशन कहलाती है। जब आपके प्राइसेस कम हो रही होती हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट भी नेगेटिव हो जाता है। सही है ना? आप बिल्कुल इसको अगर रिवर्स करना है, हाइपोथेटिकली पाकिस्तान में अगर डिफ्लेशन हो जाए और पाकिस्तान में प्राइसेस 6-7% हर साल कम हो रहे हों, तो नॉमिनल रेट प्लस भी होगा तब भी आपका जो रियल रेट प्लस भी होगा, लेट्स सपोज 2% प्लस भी होगा, तब भी आपका नॉमिनल रेट नेगेटिव ही हो जाएगा। तो मुल्कों में ऐसा हुआ है, बहुत से मुल्कों में इंटरेस्ट रेट नॉमिनल नेगेटिव रहा है, और इसकी सबसे प्राइम रीज़न ये है कि वहाँ डिफ्लेशन रही है, वहाँ पर प्राइसेस कम हो रही होती है। जापान के साथ खास तौर पे इसलिए कि जापानीज कॉम जो है ना वो सेविंग ओरिएंटेड कॉम है, वो खर्चे कम करती है, इस वजह से जो है ना वो वहाँ पे जो है वो इन्फ्लेशन, डिमांड फुल इन्फ्लेशन नहीं होती, कम होती है। सही है? जज़ाकल्लाह खैर। सही है। और कोई एनीथिंग एल्स? तो ये जो है हमने आज